देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 है और इसका सेकेंड पॉइंट है, मेरठ में रुपए 2,25,000 का माल 33.1/3% लाभ लेकर बेचा। 33.1/3 को आप 100/3 भी बोल सकते हैं, है ना। व्यापारिक छूट 10% बताई गई है और चेक जो है वह बैंक में जमा कर दिया गया है उसी दिन। ठीक, तो सबसे पहली बात हमें ये पता है कि माल की लागत है 2,25,000, इसमें लाभ है 100/3%। तो अगर हम 2,25,000 का 100/3% निकाले तो क्या निकाल सकते हैं? कैसे निकालते हैं? 2,25,000 गुणे 100/3 और बटे 100, मतलब बटे से ही 3 के आगे इनको 100 कर देते हैं, तो 100 कट जाएंगे, बचेगा केवल 2,25,000/3। तो जब आप 3 से इसे डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना? ये आएगा 75,000। अब 2,25,000 लागत है, लाभ है 75,000, तो इसका जो सेलिंग प्राइस होना चाहिए, या यूं कहे कि जो इसका प्रिंट प्राइस होना चाहिए, जो छपा हुआ मूल्य होगा, वो हो जाएगा 3 लाख। अब 3 लाख में आगे कहा गया है कि व्यापारिक छूट है 10%। तो आपको ये पता होगा कि जो व्यापारिक छूट होती है वह घट जाती है और घटने के बाद जो बचता है उसी से हम एंट्री करते हैं। तो 3 लाख हमारा प्रिंट प्राइस आया है इस माल का, इसका हम 10% निकालेंगे तो 30,000 आएगा, उसे घटा देंगे तो जो बचेगा वो होगा कितना? वो हो जाएगा आपका 2,70,000। तो मेरठ वाला जो ये केस है, अगर हम ध्यान से देखें इसे, ये दूसरी एंट्री यहाँ आप देख सकते हैं बनी हुई है, 2,70,000 सेल्स माना गया है, ठीक है। और इसी 2,70,000 पर आपने क्या किया है? जीएसटी लगाया हुआ है। जीएसटी की रेट चूंकि 6% दी गई है, तो आप 6% जब 2,70,000 का निकालेंगे तो ये आ जाएगा कितना? 16,200। दोनों को जोड़ लेंगे सीजीएसटी एसजीएसटी को, तो ये हो जाएगा 32,400। जोड़ लेंगे 2,70,000 में, तो टोटल पैसा जो आपको मिलेगा चेक के रूप में वो होगा 3,02,400। चेक सेम डे बैंक में भेज दिया गया, ऐसी सूचना हमें पता चलती है, चेक को बैंक में जमा कर दिया गया ऐसा लिखा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में आप पाएंगे कि ये बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अगर ये यहाँ ना दिया होता, चेक को बैंक में जमा कर दिया गया, तो यहाँ पर क्या अकाउंट डेबिट किया जाता? कौन सा अकाउंट डेबिट किया जाता? कौन बताएगा? बैंक अकाउंट की जगह अगर चेक्स इन हैंड। चेक्स इन हैंड, बिल्कुल सही जवाब। सर यहाँ पे आईजीएसटी नहीं है क्योंकि चेन्नई की कृष्णा की पुस्तक है और मेरठ में माल बेचा गया है। हाँ, ये इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है कि इन्होंने आईजीएसटी नहीं यहाँ लिखा हुआ था, सॉरी मैंने लिखा नहीं। तो अगर आप इसे ध्यान से देख लें, समझ लें, तो आप ये पाएंगे कि यहाँ पे ये जो आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी है, इन दोनों को एक जगह एक ही अकाउंट से रिप्लेस कर दिया जाएगा, आउटपुट आईजीएसटी। और ये 16,200 जो है ये 32,400 हो जाएंगे, क्योंकि सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों का टोटल ही आईजीएसटी की रेट होती है। अगर आप चाहें कि यही एंट्री रहने दिया जाए तो आप क्वेश्चन में करेक्शन कर सकते हैं कि भाई चेन्नई के थे, चेन्नई के ही पर्सन को किसी को भेजा होगा, लेकिन आपको आना चाहिए कि अगर चेन्नई के हैं और मेरठ में अगर बेचा है तो फिर सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं हो सकता, आईजीएसटी होगा। और अगर मान लिया मेरठ के ही व्यापारी होते और मेरठ में बेच रहे होते तो सीजीएसटी और एसजीएसटी हो जाता। ये कॉन्सेप्ट एकदम मन में समझ लीजिए, यहाँ पे गलत छप गया है, लेकिन दिमाग में सही जो है चीज आप सेट कर लीजिए, वो बहुत जरूरी है। तो ये बात समझ गए सारे बच्चे? राज्य के भीतर अगर ट्रांजेक्शन हो रहा होता है, चाहे वो क्रय का हो या विक्रय का हो, ऐसी स्थिति में हम वहां पर सीजीएसटी एसजीएसटी लगाते हैं। जब एक राज्य का व्यापारी दूसरे राज्य के व्यापारी के साथ क्रय विक्रय करता है तो वहां पर आईजीएसटी लगता है। आईजीएसटी की रेट सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों का मेल होती है, यानी कि दोनों का जोड़ होता है। जैसे सीजीएसटी एसजीएसटी अगर 6% है, 6% तो आईजीएसटी इन दोनों का टोटल यानी कि 12% होगा। ठीक है, और कोई सवाल है किसी बच्चे का किसी एग्जाम्पल में? ये समझ में आ गया बेटा? यस सर। और कोई क्वेश्चन सिमरन?
सर ये एग्जाम्पल नंबर 7 उसका 5 वाला बता दीजिए। एग्जाम्पल नंबर 7 में कौन सा? 5 5। वाला। माल को जिस राज्य में खरीदा था उसी में बेच दिया। तो आपने खरीदने वाला काम कौन सा किया है? एंट्री नंबर 3 में की है। ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चन नंबर 7 को देखें, ओम शंकर वाला उदाहरण से 7, सॉरी, ओम शंकर, तो इसमें आप अगर ध्यान से देखें, पहला है पूंजी का, दूसरा है पैसा जमा करने का, तीसरा है शंकर ने उधार माल खरीदा है, सीजीएसटी एसजीएसटी लगाया, मतलब राज्य के भीतर का ही केस है। फिर लिखा है माल को जिस राज्य में खरीदा था उसी में बेच दिया। इसका मतलब है सेम राज्य में बेचा है जहां का वो रहने वाला है, क्योंकि पहले वाले में सीजीएसटी एसजीएसटी अगर मेंशन किया है तो आप सवाल को सही ही मानिए। सीजीएसटी एसजीएसटी केवल तभी होता है जब सेम राज्य में खरीदा गया हो। तो इसीलिए अगर आप बात करें पॉइंट नंबर 5 की, तो माल बेचने का काम हो रहा है 1,20,000, इस पे हम आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी लगाएंगे। देखिए पांचवा, 1,20,000 का माल है, तो सेल्स अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा सिमरन? 1,20,000 से। और आउटपुट से जीएसटी लगेगा जो रेट दी गई है ऊपर रेट दी गई थी एंट्री नंबर 3 में, पॉइंट नंबर 3 में 5% क्या इसे 5 ही किया था इन्होंने? एक मिनट जरा देख, 9% सॉरी, 9% था। तो थर्ड में इन्होंने 5% माना हुआ है, तो 5 में भी इन्होंने कंफ्यूजन शायद आपका इसलिए रहा होगा कि ऊपर इन्होंने थर्ड वाले में 5% माना हुआ है, मान की एंट्री करी हुई है, लेकिन वहां लिखा 9% है। तो आप ये जो थर्ड वाली एंट्री है इसे सुधार लीजिए, ये गलत हुई है। थर्ड वाली एंट्री पहले देख लीजिए, मैं एक बार डिटेल में बता देता हूँ। थर्ड में लिखा है कि शंकर ने उधार माल खरीदा है, 9% से जीएसटी एसजीएसटी लगाई है। तो 1,00,000 का 9% तो 9,000 होना चाहिए। ये गलती से यहाँ 5,000 लग गया है, इसे सही कर लेंगे। टोटल जो क्रेडिटर्स अकाउंट क्रेडिट होगा वो कितने से होगा? 1,18,000 से। कर लेंगे करेक्शन, ये करेक्शन सारे लोग कर लीजिए। इसे 9,000 कर लीजिए, ठीक है, नीचे वाले को भी 9,000 कर लीजिए, और ये कर लीजिए 1,18,000, ठीक है। अभी अगर ये समझ गए हैं तो फिर अब इसके आधार पे आप जान लीजिए कि जो माल खरीदा था उस पे जीएसटी एसजीएसटी 9% लगती है। जो माल खरीदा था या बेचा था, जो भी माल है, माल पर रेट वेरिएट करते हैं, खरीदने या बिक्री पर वेरिएट नहीं करते। जैसे अगर मोबाइल पे मान लेते हैं 12% जीएसटी लगती है, तो चाहे खरीदे या बेचे 12% ही लगेगा। बस खरीदने पर उसे हम इनपुट बोलेंगे, बेचने पर हम उसे आउटपुट बोलेंगे। तो अब 9% ही आप 5वें में लगाएंगे, 1,20,000 का 9% निकालेंगे तो 1,80 आ जाएगा। तो ये दोनों में 1,080 इनको मिला लेंगे अगर, तो इनका जोड़ होगा कितना? 1,20,000 का ये आएगा बेटा 10,800। इतनी गलतियां हैं इस किताब में, लग रहा है कि आगे से किताब भी बदलनी पड़ जाएगी। 10,800 आएगा 1,20,000 का 9%, ठीक। 10,800 को जोड़ेंगे अगर तो ये 21,600 आएगा। 1,20,000 में जोड़ देंगे तो 1,41,600 आ जाएगा। तो मुझे बताइए क्या अभी ये समझ में आने जैसा है? एक्चुअली इन किताब वालों ने आपको बहुत समझदार मान लिया है और ये चाहते हैं कि आप लोग सवाल को देखें, समझें और करेक्शन करें अगर इनमें कुछ गलत है ना। तो अच्छी बात है कि आप ऐसी चीजें पकड़ रहे हैं और पूछ रहे हैं। और कोई सवाल है ऐसे? और भी कहीं गलतियां हो सकती है बच्चों, अगर है तो प्लीज पूछ लीजिए उन्हें फटाफट, अगर ऐसा कुछ लगता हो। सर इसी का 8 वाला भी बता दीजिए। 8, 8वां जी सर। 8वां पूछ रहे हो? अच्छा, 8वें वाले में कहा गया कि स्टेशनरी खरीदी है 5% से जीएसटी 9% लिखा हुआ है। तो एक ही चीज हो सकती है, या तो 5% हो सकती है या 9% हो सकती है, ये अलग अलग नहीं हो सकते। तो हम देख लें इनका सोल्यूशन में इन्होंने क्या मान लिया है, वही हम कर लेंगे। इन्होंने 9% मान के किया हुआ है, तो क्वेश्चन में सुधार कर लीजिए। स्टेशनरी खरीदी और फर्नीचर खरीदा, यहाँ पे 9% कर लीजिए। फर्नीचर का भी जरा एक मिनट देख लो।
फर्नीचर में भी हाँ 9% लिखा है। तो यहाँ पर बेटा क्वेश्चन में सुधार करेंगे, यहाँ जहाँ 5% लिखा है इसको कर लेंगे 9%, और फर्नीचर वाले में भी 9% कर दीजिए। ओके, अब आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब जब मैंने इसे कर दिया है सही, तो मुझे बताओ क्या अब आप इसे समझ पा रहे हो स्टेशनरी को? एंट्री नंबर 8 और एंट्री नंबर 9 तो हम लोग शायद पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सर इसमें अमाउंट गलत लिखा हुआ है, इसी वजह से पूछ रही नहीं कोई बात नहीं, अभी क्लियर है करेक्शन के बाद? जी सर। तो ओके इसमें बेटा। CGST लगा 4,500 आएगा। वही तो 50,000 की जगह उन्होंने 5,000 रख लिया है यहाँ पे। इसमें ये स्टेशनरी में यस सर। सर ऊपर 50,000। ऊपर 50,000 लिखा है, नीचे 5,000 ही रखा है। उन्होंने पूरा जो है 5,000 से ही कर रखा है एक्चुअली। तो आप चाहे तो ऊपर करेक्शन कर लीजिए, 50,000 को 5,000 कर लीजिए। यहाँ इसको ये इसी को कर लीजिए, कोई भी एक कर लीजिए। 50,000 से अगर करना है तो नीचे सही कर लीजिए, अगर नीचे वाला ठीक मान रहे हैं तो इसको कट कर दीजिए, तो 5,000 का फर्नीचर हो सकता है। फर्नीचर 50,000 का हो कोई अनिवार्य नहीं है, 5,000 का भी हो सकता है। सॉरी स्टेशनरी, ये स्टेशनरी की बात है। स्टेशनरी 50,000 की नहीं होती है, ऐसे मान लो। जब 2 लाख की पूंजी है तो स्टेशनरी 50,000 की नहीं होगी, 5,000 तक की हो सकती है, 5,000 से कर लीजिएगा। ओके, सर 10 वाले में भी 9% लगेगी ना GST? हाँ 10 10 वाले वाले में भी 9% ही लगेगी, इसको 9% कर लेंगे। वो तो 9% से ही बताया था शायद, ये वाला सवाल तो शायद बता चुके, नहीं बताया? सर बताया। ये तो बता चुके हैं ना, 9% से ही करना है। जी सर। इसको करेक्ट कर लीजिए 9%। तो चलो अब क्वेश्चंस की तरफ हम चलते हैं। इसमें ये आप यहाँ पे 9% कर लेंगे सारे लोग। देखिए सबसे पहले यहाँ पे कुछ बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए होते हैं। इन बहुविकल्पी प्रश्नों से खुद को चेक करिए कि आपको कितना आया कितना नहीं आया। इनके उत्तर नीचे को दिए गए होते हैं, उत्तरों को देखे बिना, उत्तर बाद में होते हैं, आप देखिए कि आपको कितना आया। जैसे व्यापार के स्वामी द्वारा लगाया गया धन क्या कहलाता है, कौन बताएगा? संपत्ति, पूंजी, आहरण या व्यय? पूंजी। बिल्कुल सही जवाब है पूंजी। अब इसमें थोड़ा सा देखेंगे, सबसे पहले कौन बताएगा? दूसरा प्रश्न, वर्ष के अंतिम दिन जो बिका माल शेष रहता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रारंभिक स्कंद, अंतिम, आंतरिक वापसी या स्टोर्स का स्कंद? सर अंतिम या क्या बोलेंगे? अंतिम रहती है। रहती ऐसे रहती स्टोर्स का है। स्कंद नहीं होता, ये जो बचा रह जाता है वो स्टोर्स का स्कंद नहीं होगा। उत्तर मत देखिएगा, दिमाग लगाइएगा। स्टोर्स का स्कंद इसमें नहीं होगा, सही बात है, अंतिम रातिया सही जवाब है। ये स्टोर्स का स्कंद क्या होता है? स्टोर्स का स्कंद का मतलब होता है कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं बिजनेस में जो यूज में होती हैं, लेकिन वो पूरी तरह से यूज में नहीं, मतलब अभी यूज में चल रही है, अंडर यूज चल रही है, लेकिन अभी वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। तो उनका जो स्टोर रह जाएगा, जो स्टॉक रह जाएगा, वो स्टोर्स का स्टॉक कहलाता है। लेकिन जो अंतिम रहतिया होता है, इस अंतिम रहतिया में सब कुछ शामिल होता है, उसमें ये स्टोर्स का स्कंद भी शामिल होगा और बाकी जितने भी प्रकार के गुड्स होते हैं वह सब शामिल होंगे। मुख्यतः 5 प्रकार होंगे, मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। पहला तो होगा रॉ मटेरियल का स्टॉक, चाहे तो कहीं लिख सकते हैं, रॉ मटेरियल यानी कि कच्ची सामग्री का स्टॉक। दूसरा अर्ध निर्मित माल यानी कि स्टॉक इन प्रोग्रेस, या बोलेंगे गुड्स इन प्रोग्रेस, ठीक है। इसका मतलब होता है कि अर्ध निर्मित माल, सेमी फिनिश्ड गुड्स भी इसे कहा जाता है। सेमी फिनिश्ड गुड्स ऐसा गुड्स जो अभी निर्माण की प्रक्रिया में है, कुछ उसमें परिवर्तन हो चुके हैं
और अभी जो ऐसे प्रोडक्ट जो अभी स्टेजेस में बनते हैं ना, कई सारे स्टेप्स में बनते हैं, कई सारे चरणों में बनते हैं। तो मान लिया 6 चरण में बनने वाला कोई प्रोडक्ट है, उसके 3 चरण कंप्लीट हुए हैं तो उसे बोला जाएगा अर्ध निर्मित माल या सेमी फिनिश्ड गुड्स। इसे वर्क इन प्रोग्रेस भी कहा जाता है। ठीक है, तो वर्क इन प्रोग्रेस हालांकि हम बोलते हैं ऐसे कामों को जो वस्तु की जगह कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह से संबंधित होते हैं। जैसे मान लिया कोई बिल्डिंग बन रही है, अर्धनिर्मित बिल्डिंग है, तो उसे वर्क इन प्रोग्रेस कहा जाएगा। तो अभी स्टॉक के संदर्भ में वो सही शब्द नहीं होगा। स्टॉक के लिए सेमी फिनिश्ड गुड्स बोलेंगे। ठीक, अर्धनिर्मित माल। तो पहला बताया था कच्चा माल यानी कि रॉ मटेरियल, दूसरा बताया था अर्धनिर्मित माल यानी कि सेमी फिनिश्ड गुड्स, तीसरा है निर्मित माल यानी कि फिनिश्ड गुड्स या फाइनल गुड भी कह सकते हैं। फिनिश्ड गुड सही शब्द है, लिखिएगा फिनिश्ड गुड्स। चौथा होता है स्टोर्स का स्कंद यानी स्टॉक ऑफ स्टोर्स या केवल स्टोर्स इसे बोलते हैं, क्योंकि स्कंद का हिस्सा हम इसे पढ़ ही रहे हैं। स्टोर्स से भी हमें वही पता चलता है जो स्टोर्स ऑफ स्टॉक ऑफ स्टोर्स से पता चले। तो इनमें दोनों में अंतर नहीं है, पर्यायवाची है। स्टोर्स का मतलब भी स्टॉक ऑफ स्टोर से है। और अंत में एक और शब्द आता है जिसे हम बोलते हैं, जो इसमें आ सकता है, जिसे कहा जा सकता है जो हमारे स्पेयर पार्ट्स होते हैं, ठीक है, उन्हें भी इसमें रखा जाता है। हालांकि कुछ लोग इसे ऐसे मानते हैं कि इन्हें लूज टूल्स में शामिल करना चाहिए। लूज टूल्स का मतलब होता है, जैसे मान लिया आपकी फैक्ट्री चल रही है, तो आप एक साथ, जैसे कोई रिंच है 12 नंबर का पाना है, तो आप कोई एक ही खरीद के नहीं लाएंगे। आपके यहाँ फैक्ट्री चलती है तो आप उसे मान लिया 100 यूनिट आप उसके लेके आए थे, और आपके यहाँ जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनकी संख्या है मान लेते हैं 25, तो 25 वो यूज में होंगे उस समय। जब कोई ये खराब हो जाएगा तो एक और निकाल लिया जाएगा। तो जो अंडर यूज होते हैं, जो ओपन होते हैं, उन्हें लूज टूल्स कहा जाता है। और जो अभी पैक्ड रखे हुए हैं, अनटच्ड हैं, अभी अंडर यूज नहीं है, वो जो है वो आपके एसेट के तौर पे आपके लूज टूल्स में शामिल होने चाहिए। लेकिन जो यूज में है उन्हें आप स्टॉक में शामिल करें, ऐसा सही माना जाता है। लेकिन इसमें कभी कभी मतभेद हैं, लोग अलग अलग अकाउंटेंट अलग अलग प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से, और जो ज्यादातर अकाउंटेंट मानते हैं, मेरा भी यही मत है कि आप इसमें पांचवा लूज टूल्स को स्टोर्स में शामिल करें, स्टॉक में शामिल करें। तो ये 5 प्रकार हो जाएंगे आपके स्टॉक के। ठीक है, बात समझ में आई? यस सर। अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। वित्तीय लेखांकन का मुख्य कार्य क्या है? तो ये दिमाग लगाएंगे तो ही हो पाएगा। जो आप पढ़ रहे हैं बच्चों, बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी, ये वित्तीय लेखांकन का हिस्सा है। वित्तीय लेखांकन में खातों को या बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड करना यानी कि जर्नलाइजिंग करना, फिर उनका क्लासिफिकेशन करना यानी कि खाता बही बनाना, लेजर पोस्टिंग करना, फिर हम उनके बैलेंसेस को, उनकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए, यानी कि खातों की जोड़ घटाना गुणा भाग सब सही हुआ या नहीं, ये चेक करने के लिए एक और हम स्टेटमेंट बनाते हैं जिसे हम ट्रायल बैलेंस बोलते हैं, हिंदी में तलपट बोला जाता है। तो तीसरा स्टेप है तलपट बनाना। जब तलपट बन चुका होता है तो उसी के आधार पर साल के आखिर में फाइनल अकाउंट बनाए जाते हैं। फाइनल अकाउंट के बेसिकली 3 हिस्से हैं। एक है व्यापारिक खाता, ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी कि लाभ हानि खाता, और तीसरा है आर्थिक चिट्ठा यानी कि बैलेंस शीट। यहाँ तक का जो कार्य है आपने जो सुना अभी से, जर्नलाइजिंग से लेकर के बैलेंस शीट बनाने तक, यह कार्य वित्तीय लेखांकन कहलाता है। तो वित्तीय लेखांकन जो आपने अभी जाना, इसका मुख्य कार्य क्या है? समस्त व्यापारिक लेन देनों का लेखा करना, ये तो है, आपने अभी जाना ही। लेखा करना क्या है? जर्नलाइजिंग। फिर वित्तीय आंकड़ों की व्याख्या करना। तो वित्तीय आंकड़ों की अगर हम बात करें, इसका मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिए गए सूचना और बैलेंस शीट में दिए गई जो सांख्यिकी सूचनाएं हैं, उन्हें हम फाइनेंशियल डेटा बोलते हैं या वित्तीय आंकड़ा बोलते हैं। इनकी व्याख्या करना, इनको रिकॉर्ड करना, तो इनको तैयार करना तो वित्तीय लेखांकन का कार्य है, लेकिन इनकी व्याख्या करना ये वित्तीय लेखांकन के अंतर्गत नहीं आता, इसे मैनेजमेंट में शामिल करते हैं।
यानी कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में शामिल करते हैं प्रबंधकीय लेखांकन। प्रबंधकों के निर्णय के लिए सहायता करना, प्रबंधकों के निर्णय में सहायता करता है प्रबंधकीय लेखांकन, क्योंकि वित्तीय आंकड़े जो वित्तीय लेखांकन के द्वारा तैयार किए जाते हैं, इनकी जब व्याख्या करी जाती है तो कुछ रिपोर्ट तैयार की जाती है अलग अलग प्रकार की। उनको आप रेशियो एनालिसिस बोलते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट बोलते हैं, फंड फ्लो स्टेटमेंट बोलते हैं, और भी कई टेक्निक है वित्तीय आंकड़ों के व्याख्या करने की, यानी कि एनालिसिस करने की या एक्सप्लेनेशन इंटरप्रिटेशन करने की। उसी रिपोर्ट के आधार पर प्रबंधक निर्णय लेते हैं, यानी कि प्रबंधकों के निर्णय में सहायता प्रबंधकीय लेखांकन करता है, वित्तीय लेखांकन नहीं करता। तो ये भी वित्तीय लेखांकन के संबंध में सही नहीं है, और इनमें से कोई नहीं कहा जा रहा तो ये तो गलत हो ही गया, क्योंकि पहला वाला सही था। सही। तो सही जवाब कौन सा है? पहला। पहला। देखिए, ये केवल विकल्प मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ इस दौरान, इसलिए ध्यान से इन चीजों को समझेंगे जरूर, ठीक है। वित्तीय आंकड़ों की व्याख्या कौन करता है? वित्तीय लेखांकन, प्रबंधकीय लेखांकन, लागत लेखांकन, बताइए। क्या सर, समझ में नहीं आया। एक सवाल है, वित्तीय आंकड़ों की व्याख्या कौन करता है? इसका जवाब मैं अभी दे चुका हूं, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आप जवाब दे पाएंगे। मेरा सवाल मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, वित्तीय आंकड़ों की व्याख्या कौन करता है? पहला ऑप्शन है वित्तीय लेखांकन, दूसरा ऑप्शन है प्रबंधकीय लेखांकन, तीसरा ऑप्शन है लागत लेखांकन, चौथा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, बढ़िया। चौथा, एक फर्नीचर के व्यापारी के लिए कौन सी मद माल कहलाएगा? व्यापारी फर्नीचर का है तो उसके लिए माल कौन सा आइटम होगा, बताएं। फर्नीचर बनाने के औजार क्या उसका माल होगा? माल समझिएगा, माल का मतलब होता है व्यापारी के लिए जिस चीज का वह क्रय विक्रय के लिए कर रहा है, जिस चीज का क्रय वह विक्रय के लिए कर रहा है वो उसके लिए माल है। या अगर वो निर्माता है तो जिस चीज को वह विक्रय करता है उसके निर्माण में जो चीजें उपयोग में लाई जाती है वह उसके लिए माल होता है, और जब वो बन जाता है तो जो उसका विक्रय करता है वह भी उसके लिए माल, ठीक है। बस जो निर्माण के लिए सामग्री खरीदेगा उसे वो कच्चा माल बोलेगा, रॉ मटेरियल बोलेगा। जब वो बनने की आधी प्रक्रिया में होगा तो उसे सेमी फिनिश गुड्स बोलेगा, तो वो बनके तैयार हो जाएगा तो उसे वो फिनिश गुड्स बोलेगा। तो कुल मिला के फर्नीचर का व्यापारी किस चीज से माल बनाता है, किस चीज और बनके जो तैयार होता है वो क्या होता है, तो इसलिए बताएं सही ऑप्शन कौन सा है। अपने आप सोचे और बताएं, पढ़े और बताएं, पहला ऑप्शन या दूसरा ऑप्शन या तीसरा ऑप्शन? चौथा। सर फोर्थ वाला फोर्थ वाला। फोर्थ वाला। अच्छा, अगर फर्नीचर का व्यापारी रहा है, मान लेते हैं फर्नीचर का ही व्यापारी है, आप ही है, मान लिया फर्नीचर का व्यापार कर रहे हैं और आपने व्यापार के अपने कार्यालय में प्रयोग करने के लिए एक सोफा रखा है, तो आप सोफा 10,000 का आपने अपने ही माल में से 10,000 का सोफा बिजनेस में यूज करने के लिए ले लिया है, तो इसके लिए क्या एंट्री होगी, कोई बता सकता है? फंड 10,000 की कीमत का सोफा बिजनेस में यानी कि यही व्यापारिक कार्यालय में प्रयोग के लिए लिया गया, जर्नल एंट्री ट्राई कीजिए। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। गलत जवाब है। सर ड्राइंग्स अकाउंट टू कैश अकाउंट, फिर ब्रैकेट में फॉर बॉट सोफा फॉर, नहीं हाँ पर्सनल यूज, नहीं ऐसे ही था। ड्राइंग्स कैसे हो सकता है? पर्सनल करना ले रहे हैं, ऑफिस के लिए ले रहे हैं, आप ही बता दीजिए। और ट्राई करो जरा आप लोग। चलो मैं आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करता हूँ। देखिए, फर्नीचर बिजनेस में यूज के लिए ले रहे हैं, अगर किसी और से खरीदते तो क्या एंट्री करते? फर्नीचर अकाउंट टू कैश अकाउंट। अब फर्नीचर तो आ रहा है ना बिजनेस में,
लेकिन कैश नहीं जा रहा है, तो खत्म क्या हो रहा है? खत्म वो हो रहा है जो आपने खरीदा था, परचेजेस। यस और नो? यस सर। परचेज Yes, किस चीज का किया था? आप फर्नीचर बनाते भी हैं। तो अगर ये सवाल ऐसा होता कि फर्नीचर के व्यापारी हैं, थोड़ा सा मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं, यह एक शब्द है व्यापारी, निर्माता नहीं है ये व्यापारी है। निर्माता और व्यापारी में अंतर होता है। निर्माता स्वयं बनाता है फिर बेचता है, व्यापारी एक जगह से खरीदता है और दूसरी जगह बेचता है, इसको हम ट्रेडर बोलते हैं। तो इसने जब खरीदा होगा तो इसने, चूंकि माल है इसके लिए फर्नीचर, तो इसने क्या एंट्री की होगी जब खरीदा होगा? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर या टू बैंक अकाउंट, है ना? यही तो क्या होगा फर्नीचर अकाउंट। जब इसने माल खरीदा होगा, बेचने के लिए खरीदा होगा फर्नीचर, तो क्या एंट्री की होगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्या होगा? आएगा? नहीं समझ में आ yes, रहा? माल जब आपने गया। खरीदा है तो आप क्या एंट्री करेंगे? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अभी वही माल आपने बेचा होता अगर, तो आप सेल्स अकाउंट यूज करते हैं, सर है ना? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स यूज करते हैं। लेकिन जब आपने स्वयं ही ले लिया उसे, तो पहली बात कैश नहीं आया आपके पास। आपके पास वही फर्नीचर जो आपने बिक्री के लिए खरीदा था और आपने परचेज करके डेबिट किया था, वही आपके पास अब फर्नीचर के रूप में आ गया, सोफा के रूप में आ गया। तो अब आप बिजनेस में सोफा अकाउंट या फर्नीचर अकाउंट तो डेबिट करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ये आपके बिजनेस में असेट के रूप में आ रहा है और आगे भी रहेगा, कई वर्षों तक रहेगा जब तक ये चलेगा। तो फर्नीचर अकाउंट तो डेबिट होना है, क्रेडिट होगा परचेजेस अकाउंट। ठीक, क्योंकि आपने देखिए जो भी माल आप खरीदते थे, याद करो वो पूरा प्रकरण, जो भी माल आप खरीदते हैं, अगर आप उसे किसी को बेचते हैं तो सेल्स अकाउंट डेबिट क्रेडिट होता है। सेल्स के अलावा और किसी भी परिस्थिति में अगर माल बिजनेस से बाहर जाता है, यानी कि वो माल जो आपने बिक्री के लिए खरीदा था अगर किसी अन्य उपयोग में आता है, खरीदा गया माल किसी भी अन्य उपयोग में आने की स्थिति में परचेजेस अकाउंट क्रेडिट होता है हमेशा। खरीदा गया माल किसी भी अन्य उपयोग में आने की स्थिति में या नष्ट हो जाने की स्थिति में, चोरी हो जाने की स्थिति में, हर हालत में परचेजेस अकाउंट क्रेडिट होगा। कौन कौन से इसमें आते हैं उदाहरण जल्दी से बता देते हैं। एक तो अगर आपने फ्री सैंपल के तौर पे दे दिया किसी को, तो भी अगर आपको एंट्री याद हो क्या करते थे? एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, है ना? याद है? अगर आप किसी को माल डोनेट कर देते थे, दान में दे देते थे, तो क्या एंट्री होती थी? कोई बताए? माल अगर किसी को दान कर दे, पहली बार सुन रहे हो क्या आप लोग? ऐसे आश्चर्यजनक रूप से ब्लैंक चेहरे लेकर के मत बैठो बच्चा। जब हम किसी को माल दान करते हैं तो हम डोनेशन अकाउंट डेबिट करते हैं और परचेज अकाउंट क्रेडिट करते हैं, ठीक है? ओके। अगर व्यापारी माल जो है अपने निजी उपयोग के लिए निकाल लेता है तो एंट्री क्या होती है? ड्राइंग्स अकाउंट परचेज अकाउंट। इन सारी एंट्रीज में जो मैं बोल रहा हूँ परचेज अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। अगर माल आग से नष्ट हो जाए तो क्या एंट्री होती है? गुड्स लॉस्ट बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, है ना? ओके, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, गुड्स नहीं लगाएंगे, सॉरी, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ये एंट्री रहेगी, ठीक है? अच्छा, अगर मान लिया इसी में जितना भी माल नष्ट हो गया, पूरा का पूरा क्लेम इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया, तो एंट्री क्या होगी? इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। 10,000 का माल नष्ट हुआ, ट्रांजैक्शन बता रहा हूँ पूरा, ध्यान से सुनिएगा। 10,000 का माल नष्ट हुआ, इंश्योरेंस कंपनी ने पूरे 10,000 का क्लेम एक्सेप्ट कर लिया, एंट्री क्या होगी? इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ठीक है? तो आपने देखा कि परचेजेस अकाउंट क्रेडिट करने के कई सारे सिचुएशंस हैं, कई सारे अवसर हैं। उनमें से एक अवसर ये भी है जब जिस भी माल में आप क्रय विक्रय करते हैं, वही माल अगर आप निजी यूज में करते हैं तो भी टैक्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट होता है। अगर व्यापारिक यूज में करते हैं तो वह जो भी माल है, जैसे मान लिया आप फर्नीचर के व्यापारी हैं तो अकाउंट डेबिट टू परचेज होगा। अगर मान लिया आप स्टेशनरी के व्यापारी हैं और आपने अपनी
स्टेशनरी की शॉप पे ही अकाउंटिंग करने के लिए कोई बही ले ली है, तो आपके यहाँ भी तो भले आप स्टेशनरी के व्यापारी हैं, लेकिन स्टेशनरी अकाउंट तो आपका भी खर्चा होता होगा, तो आप वहां पर क्या एंट्री करेंगे? स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। टू पर जी ठीक है, सर। बात समझ में आ रही है? एक सवाल Yes, आपसे sir. पूछता हूँ इसी प्रकरण से संबंधित, बताइएगा जल्दी से, ध्यान से। कोई किताबों का विक्रेता है, ठीक है, और वो किताब दो बेचने के लिए खरीद रहा था, उसमें से एक किताब उसे बड़ी अच्छी लगी और उसने पढ़ने के लिए स्वयं ले ली, क्या एंट्री होगी? 100 रुपए की स्टेशनरी किताब थी। अकाउंट डेबिट या फिर गलत बुक्स जवाब, अकाउंट डेबिट गलत जवाब। सर इसमें तो पढ़ने के लिए लिया है ना उसने, फिर वो रख देगा फिर बेच देगा। नहीं, उसने पढ़ने के लिए ले लिया, मतलब ऐसा नहीं कि जब ले ली। किताब आप पढ़ते रहो, यूज किताबें नई किताबों की जगह पे बेची नहीं जाती, आपका ग्राहक खरीदेगा नहीं, पढ़ी हुई किताब पता चल जाती कि ये पढ़ी जा चुकी है। ट्राई करो। गुड्स अकाउंट टू परचेज अकाउंट। नहीं भाई, गुड्स अकाउंट तो आएगा ही नहीं किसी भी तरह से। फिर बुक्स बन सकते हैं, बुक्स अरे अकाउंट। भाई, व्यापारी ने पढ़ने के लिए लिया है, व्यापारी व्यापार से अलग है, व्यापार तो नहीं पढ़ रहा है, जो किताब पढ़ रहा है वह किताब उसकी अपनी इंटरटेनमेंट के लिए है या अपनी इच्छा है, उसकी उस बुक को पढ़ने में उसको मजा आ रहा है, तो ये उसका निजी काम है, ठीक है। निजी काम अगर है तो ये ड्राइंग्स हो गया। कोई दूसरी वही किताब अगर किसी दूसरे बुक स्टॉल से खरीद के लाता तो उसका निजी में होता कि नहीं होता? दिमाग लगाया करिए। मेरा सवाल क्या था? पुस्तकों के विक्रेता ने एक पुस्तक अपने पढ़ने के लिए प्रयोग में ले ली, 100 रुपए, तो आप एंट्री करेंगे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। ठीक, बात क्लियर है? चलो Yes, sir. एक ट्रांजेक्शन और पूछ रहा हूँ, जल्दी से बताइएगा। पुस्तकों के विक्रेता के अकाउंटेंट ने अकाउंटिंग पर्पस से एक किताब अपने लिए ले ली, 200 रुपए। पुस्तकों के विक्रेता के अकाउंटेंट ने अकाउंटिंग के पर्पस से एक किताब ले ली, अकाउंटिंग की कोई किताब रही होगी 200 रुपए की, इसको क्या करेंगे? इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? Purchases account to cash account. गलत जवाब। माल तो आपका है, इसमें कैश कहाँ जाएगा? कैश तो जा नहीं रहा मिताली इसमें, तो कैश अकाउंट क्रेडिट करना तो गलत हो गया। केस वही वाला है, परचेजेस जो आपका था वो विक्रय नहीं हो रहा है, किसी दूसरे यूज में आ रहा है, तो बिना किसी सोचे समझे बस खाली इतना सोचना पड़ेगा कि माल जो बेचने के लिए खरीदा था वो अन्य यूज में आ रहा है, तो परचेजेस अकाउंट क्रेडिट होगा, इतना समझ लीजिए। ठीक है, बेचने के लिए खरीदा गया माल बेचा नहीं जा सकता, अन्य उपयोग में आ रहा है। अकाउंटेंट अकाउंटिंग करना चाह रहा था और उसको कुछ सीखना था, कुछ देखना था, कुछ पढ़ना था, तो उसने वो किताब रख ली, उसने कहा ये अच्छी किताब है, इसे हम पढ़ के सीखेंगे और फिर अकाउंटिंग करेंगे। तो ऐसे में स्टेशनरी अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि अगर आपके पास वो किताब नहीं होती, आप व्यापारी नहीं होते पुस्तकों के, तो आप कहीं से खरीद के लाते अकाउंटेंट के लिए? स्टेशनरी के खर्चे होते कि नहीं होते? तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट ये एंट्री होगी। ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए कुछ सवाल आपसे हाई ऑर्डर के मैंने पूछ लिए, हो सकता है इतने कठिन ना आए, लेकिन मुझे लग रहा था कि आप में से कई लोग जवाब देंगे, क्योंकि इसी प्रकरण में ये सवाल था। अच्छी बात है कि आपने ट्राई किया, और कोई बात नहीं कि आप उसे उस रूप में नहीं बता पाए, लेकिन अब समझ गए हैं तो आगे से आपकी ये एंट्रीज कम से कम गलत नहीं होंगे। इसी तरह से इसमें बच्चों कई और सारे ऑप्शंस हैं, मैंने जितना 4 ऑप्शंस यहाँ पे डिस्कस किए हैं, कोशिश करिए कि खुद